नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वेव फंक्शन के बारे में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो वेव फंक्शन का मतलब क्या है, वेव फंक्शन हमें बताता क्या है, ये चीज़ पढ़ेंगे। दूसरा, हम वेव फंक्शन को मैथमेटिकली पढ़ेंगे। तीसरा, हम ग्राफिकली भी वेव फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेव फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। इट इज़ अ वे टू रिलेट वन सेट ऑफ नंबर्स टू अनदर सेट ऑफ नंबर्स। एक सेट ऑफ नंबर्स को दूसरे सेट ऑफ नंबर्स के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है, रिलेट करने का जो तरीका होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक सेट ले लेती हूँ एक्स, और उसके अंदर मैं ये कुछ नंबर ले लेती हूँ। सिमिलरली एक सेट लेती हूँ वाई, और उसके अंदर मैं नंबर लेती हूँ तो यहाँ पर अगर सेट एक्स और सेट वाई में रिलेशन देखें तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वाई वाई क्या है, एक्स का फंक्शन है। और वाई और एक्स आपस में कैसे रिलेटेड है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो ये वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, वाई जो कि एक्स का फंक्शन है, और वो एक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं वाई की एक्स की वैल्यू वन लेती हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टू। एक्स टू लेती हूँ तो वाई क्या आएगा हमारे पास, थ्री। एक्स थ्री लेती हूँ तो वाई क्या आएगा हमारे पास, फोर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे हमारा वाई भी चेंज हो रहा है। एक्स को मैं वन ले रही हूँ तो वाई हमारे पास टू आ रहा है। ठीक है, फिर एक्स को मैं टू ले रही हूँ तो वाई हमारे पास थ्री आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे हमारा वाई भी क्या हो रहा है, चेंज। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मैं एक्स को वन ले रही हूँ तो वाई हमारे पास वन आ रहा है। एक्स को टू ले रही हूँ तो वाई हमारे पास फोर आ रहा है। एक्स को थ्री ले रही हूँ तो वाई हमारे पास नाइन आ रहा है। तो यहाँ पे y क्या है, x का फंक्शन है। जैसे जैसे x को चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो y हेयर इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया फंक्शन क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन क्या है, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वैसे ही वेव फंक्शन भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस, जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो वेव फंक्शन भी क्या है, वेव फंक्शन इज अ फंक्शन जो कुछ कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है, satisfies certain conditions। सो वेव फंक्शन क्या है, फंक्शन है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो वेव फंक्शन जो हमने यहाँ पे फंक्शन पढ़े हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये बहुत ही सिंपल फंक्शंस हैं। वेव फंक्शन इतना सिंपल नहीं होता। वेव फंक्शन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स भी इंक्लूड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है वेव फंक्शन की, साई ऑफ एक्स। दोस्तों वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम साई से, ग्रीक लेटर साई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है वेव फंक्शन की, साई इज इक्वल टू रूट टू बाई एल साइन ऑफ एन
पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ, लेंथ को डिनोट कर रहा है, एन नंबर को, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेव फंक्शन है √2/L साइन एन पाई एक्स बाई एल। इसमें इस वेव फंक्शन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म इन्वॉल्व है। सिमिलरली एक और वेव फंक्शन की बात करते हैं, साई इज इक्वल टू e⁻⁴ आयोटा के एक्स। तो ये वाले वेव फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल टर्म इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो एक फंक्शन फॉलो करता है और उसके बाद फॉलो करे तब ही वो वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर सो दैट प्रोबेबिलिटी इज़ फाइनाइट। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट सम पॉइंट एक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और फिर उसको वेव फंक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू साई स्टार साई। इसको हम साई के मॉडुलस का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए हर जगह पे, हर पॉइंट पे। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, कुछ भी वैल्यू लूँ, हमारे पास जो वेव फंक्शन है, जो साई है, जो कि x का फंक्शन है, वो भी फाइनाइट ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, सो दैट प्रोबेबिलिटी इज़ फाइनाइट, ताकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी फाइनाइट आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, y इज़ इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे y x का फंक्शन है, ठीक है, और y और x के बीच में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे y हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। तो वे हमारे x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेव फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे शाई निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो सबसे पहले 1/x, क्योंकि 1/x क्या है, रियल है, तो उसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास 1/x ही आएगा, और फिर इसको 1/x के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/x²। तो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, शाई का स्क्वायर निकालूं, तो 1/0 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/0 का स्क्वायर हमारे पास इनफाइनाइट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट जा रही है, और हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अगर इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी भी नहीं होती तो ऐसा वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी वैल्यू फाइनाइट ना हो, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट चली जाए किसी पॉइंट के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन साई लिखने के बजाय वाई लिखा है, क्योंकि ये वेव फंक्शन नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी अ वेव फंक्शन। तो y इज इक्वल टू 1/x कैन नॉट बी अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए हर पॉइंट पे, ताकि प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास फाइनाइट आ सके। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। वेव फंक्शन साई और उसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, करली साई बाय करली एक्स, करली साई बाय करली वाई, करली साई बाय करली जेड, उसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड मतलब कि अगर मैं x की एक वैल्यू पुट कर रही हूँ तो मेरे पास वेव फंक्शन की भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू √x। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँ तो मेरे पास y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, +2 -2। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है।
यहाँ पे x की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जो वेव फंक्शन है वो मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकता, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो ये भी वेव फंक्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली एक और एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक सर्कल की इक्वेशन ली है जिसमें r रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये सर्कल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक x का एक पॉइंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की दो वैल्यूज़ मिल रही है। सिमिलरली आप कोई भी और पॉइंट देख लीजिए, आप ये पॉइंट देख लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें y की दो वैल्यूज़ मिल रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन भी वेव फंक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। एक x की वैल्यू के लिए वेव फंक्शन की भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की भी बात कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करूँ तो y भी 1 आएगा, x को 2 पुट करूँ तो y 2 आएगा, 3 पुट करूँ तो y 3 आएगा। तो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की भी हमारे पास सिंगल वैल्यू ही आ रही है, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट्स अगर मैं नोट करूँ तो x 1 है तो y 1 आ रहा है, x 2 है तो y 2 आ रहा है, x 3 है तो y 3 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लोकेट करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास कुछ स्ट्रेट लाइन के जैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यूड जो वेव फंक्शन है हमारे पास मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। अब हम थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन कहती है कि वेव फंक्शन शुड बी स्केयर इंटीग्रेबल। वेव फंक्शन स्केयर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्केयर इंटीग्रेबल मतलब जैसे ये वेव फंक्शन है तो मैंने इसका यहाँ पे स्केयर किया, मतलब ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटीग्रेबल यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब मैंने पूरी स्पेस को कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि पूरी स्पेस में पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1। तो अगर हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो वो पूरी स्पेस में कहीं ना कहीं पे तो होगा, इसीलिए पार्टिकल को होल स्पेस में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1, ठीक है। इसी को हमने क्या लिखा है, वेव फंक्शन शुड बी स्केयर इंटीग्रेबल। दिस कंडीशन इंश्योर्स दैट टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इज 1, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की है, एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल पूरी स्पेस में कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा और 1 से कम नहीं हो सकती। अगर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ रही है तो वो जो वेव फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है, तो उसको हमें वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन बनाना पड़ेगा तब, ठीक है। अभी हम फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। दोस्तों फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, वेव फंक्शन एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब साई और उसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। कॉन्टिन्यूस को आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके। तो यहाँ पे मैंने वेव फंक्शन को x के साथ प्लॉट किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो x के साथ जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो वेव फंक्शन है, जो साई x की वैल्यू है वो भी उसमें एक कॉन्टिन्यूस चेंज है। पहले वैल्यू 0 से इंक्रीज़ होके मैक्सिमम तक गई है, फिर मैक्सिमम से वापस 0 तक, फिर नेगेटिव में गई है, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक हम कॉन्टिन्यूस चेंज देख सकते हैं साई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे साई भी कॉन्टिन्यूसली
चेंज हो रहा है, कॉन्टीन्यूस चेंज है ये, ग्रेजुअल चेंज। ठीक है, लेकिन अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर भी मैंने वेव फंक्शन को एक्स के साथ प्लॉट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारा वेव फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन फिर एकदम से इस पॉइंट पे ये वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगी। तो ये एकदम से चेंज हुआ है, एकदम से चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सिमिलरली ये पहले नेगेटिव में और कांस्टेंट वैल्यू थी, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रही है, मतलब हमें चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे चेंज हो रही है, ये एकदम से चेंज हुई है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली हम थर्ड वाले फंक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्यों? क्योंकि वैल्यू पहले ज़ीरो थी, फिर इंक्रीज़ होते हुए मैक्सिमम पे पहुँची, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होते हुए ज़ीरो पे, फिर नेगेटिव, फिर ज़ीरो, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे साई एक्स तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसका डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूस है। अब डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूस कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव को प्लॉट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप पॉजिटिव है तो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव वैल्यू ली, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव वैल्यू ली और कांस्टेंट, क्योंकि ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो स्लोप है ये एकदम से नेगेटिव हो गई, नीचे को एकदम से नेगेटिव हो गई है ये स्लोप, लेकिन है कांस्टेंट। तो फिर ये प्लॉट किया हमने। फिर उसके बाद एकदम से पॉजिटिव, तो ये प्लॉट किया। फिर एकदम से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइड पर प्लॉट किया। तो यहाँ पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप एकदम से पॉजिटिव में से नेगेटिव में चेंज होगी। एकदम से स्लोप पॉजिटिव थी तो एकदम से नेगेटिव होगी इस पॉइंट पे। ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट अगर हमारे पास x1 है, ये पॉइंट भी हमारे पास x1 है, तो x1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप एकदम से पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, ये स्लोप कांस्टेंट कैसे है? अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी स्लोप होती तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ये स्लोप कांस्टेंट है, उसके बाद ये स्लोप चेंज कर गई, उसके बाद फिर से ये स्लोप चेंज कर गई, तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट प्लस पॉजिटिव। ये स्लोप कांस्टेंट है पर नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस भी वेव फंक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वेव फंक्शन को मैथमेटिकली समझ लिया है कि मैथमेटिकली वेव फंक्शन कैसा होता है, क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किस मतलब कौन कौन से टर्म्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इंक्लूड होते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ तक हमने मैथमेटिकली वेव फंक्शन को पढ़ लिया है। अब हम वेव फंक्शन का मतलब पढ़ेंगे कि वेव फंक्शन आखिर हमें क्या बताता है, क्या मीनिंग है वेव फंक्शन का। तो चलिए अब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन जान लेते हैं। तो दोस्तों, वेव फंक्शन क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई थी, एक वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर आयोटा के एक्स। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है। तो वेव फंक्शन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल, जो कि हमें पार्टिकल का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ बताता है। जैसे कि हमें पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, मोमेंटम के बारे में और एनर्जी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेव फंक्शन है हमारे पास ई रेज़ टू द पावर आयोटा के एक्स, तो इसको देख के कैसे पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी का पता चल रहा है, कैसे हमें पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल रहा है। तो ये कैसे पता चलता है, कैसे हम वेव फंक्शन के थ्रू पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी निकालते हैं, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि वेव फंक्शन के थ्रू ही हम पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं।
वेव फंक्शन हमें पार्टिकल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, वी कैन डिटरमाइन द probability of finding the particle in a certain state or a particular region of a space। तो हम वेव फंक्शन के थ्रू पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं किसी सर्टेन स्टेट में या फिर किसी सर्टेन रीजन में पार्टिकल को फाइंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल को फाइंड, जिसकी लेंथ 0 से L तक है या फिर A से B तक, तो इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल को फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी हम वेव फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो वेव फंक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक सर्टेन पोजीशन के लिए, ए से लेके बी तक जो हमारे पास लेंथ है उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम ये फाइंड कर सकें कि ए से बी के बीच में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी। और ये 1 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला है। 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ पे हम वॉल्यूम V1 और V2 के बीच में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो निकालेंगे। ठीक है, ये 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला और ये 1 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लास्ट इसको थोड़ा सा बस ग्राफिकल टर्म्स में देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने वेव फंक्शन का जो मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने एक्स के साथ प्लॉट किया है, और ये कुछ ऐसा प्लॉट है। तो ये प्लॉट हमें क्या बता रहा है, ये प्लॉट हमें ये बता रहा है कि ए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0, और सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए से कम है और बी से ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने वेव फंक्शन के बारे में 3 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। पहली कि वेव फंक्शन मतलब क्या है, क्या चीज़ बताता है हमें वेव फंक्शन। दूसरा, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बताने की कोशिश करी है, और तीसरा, इसको ग्राफिकल टर्म्स में भी बताने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। दोस्तों हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझ इसीलिए नहीं आती क्योंकि हमें उसकी भाषा ही समझ में नहीं आती। हमें यही समझ नहीं आता कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उनका क्या मतलब है, क्या यूज़ है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है H psi इज इक्वल टू E psi। तो इस इक्वेशन का क्या यूज़ है, क्या मीनिंग है, और इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें तब समझ आएगा जब हमें क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज समझ आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको मोमेंटम निकालना है, p पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है, वेव फंक्शन आपको साय दिया होगा, तो कैसे निकालोगे आप, ये इक्वेशन यूज़ करोगे। लेकिन ये समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज समझनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स की जो लैंग्वेज है उसके बेसिक समझाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।